इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। वैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कभी कभी बहुत ही टफ टॉपिक के हिसाब से रिकॉग्नाइज होता है, लेकिन इस वीडियो के थ्रू हम ये दिखाएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बहुत इजीली समझा जा सकता है। सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा इस चीज के साथ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्यों जरूरत है मैथमेटिक्स में, क्यों हम लोग उसको पढ़ते हैं, क्यों यूज होता है और किस तरह से यूज होता है। तो उसके लिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह का लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे तो हमको नेचुरली a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू भी 1 मिलेगा। उसके बाद हम x का वैल्यूज यानी कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालने का कोशिश करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये फार्मूला है। यहां पे हम a b और c तीनों का वैल्यू पुट कर देंगे 1, यानी कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो यहां हमको कैलकुलेट करके मिलेगा -1 प्लस माइनस रूट ओवर -3 डिवाइडेड बाय 2। अगर ये क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर हो तो फिर इसमें हम लोग को क्या बोला जाता है, यहां तक कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को ये बोला जाता है कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल, यानी कि रूट के अंदर में एक नेगेटिव नंबर नहीं रह सकता क्योंकि नेगेटिव नंबर का कोई स्क्वायर रूट हो नहीं सकता। इसलिए हम लोग फर्दर यहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे और इसके लिए ये बोला जाता है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इमेजिनरी या फिर अनरियल। ये यहां पे इसी सिचुएशन को काउंटर करने के लिए, यानी कि इसी सिचुएशन का एक सोल्यूशन निकालने के लिए एंड फाइनली हम लोग एक यहां पे इसी सिचुएशन का एक सोल्यूशन निकालने के लिए इसी सिचुएशन में हम लोग रूट्स को एक्सप्रेस कर पाए फाइनली एक मैथमेटिकल फॉर्म में, उसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लाया गया है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज किया जाता है। तो किस तरह से यूज करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे कि -1 को डिफाइन करेंगे एज आई स्क्वायर। सो -1 को हम लोग डिफाइन करेंगे एज आई स्क्वायर वेयर आई इज अ नंबर नोन एज आयोटा। आई का जो नाम है वो है आयोटा। वैसे याद रखने के लिए आई फॉर इमेजिनरी भी याद रखा जा सकता है, बहुत उस तरह से इजीली याद रहता है। सो -1 इक्वल टू आई स्क्वायर। अगर -1 हम आई स्क्वायर को पकड़ते हैं तो नेचुरली आई का वैल्यू होगा रूट ओवर -1। यहां पे हम इसमें रूट ओवर -1 में कोई फर्दर कैलकुलेशन नहीं करते हैं, हम बस ये अज्यूम कर लेते हैं कि आई का वैल्यू रूट ओवर -1 होगा। एक बार आई स्क्वायर को -1 या -1 को आई स्क्वायर पकड़ लेते हैं तो उसके बाद यहां पे हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पे अब क्या होगा, हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे -1 प्लस माइनस रूट ओवर -1 इंटू 3। हम -3 को ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस, अब यहां पे -1 को हम लिख देंगे एज आई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू 3 बाय 2। सो अब हम लोग को यहां पे मिला -1 प्लस माइनस रूट ओवर आई स्क्वायर इंटू 3 बाय 2। तो अब यहां पे फाइनली हम रूट्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस, अब यहां पे रूट ओवर आई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आई एंड रूट ओवर 3 रह जाएगा एज रूट 3। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट ओवर आई स्क्वायर मतलब आई और रूट ओवर 3 मतलब रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे अब हमको दो रूट्स मिला, एक है -1 प्लस रूट 3i बाय 2 और एक है -1 माइनस रूट 3i बाय 2। यही नंबर्स जो यहां पे आ रहा है विद एन आई, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे। जैसे अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बात करें तो हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे -12 प्लस रूट 3 बाय 2i। ये जो एक नंबर है जिसमें यहां पे हमको एक रियल नंबर दिखाई दे रहा है, एक प्लस साइन दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद एक और रियल नंबर i के साथ मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम इसको इस तरह से लिखते हैं z इक्वल टू a प्लस ib। a प्लस bi भी लिख सकते हैं, वैसे हम लोग इसको a प्लस ib ऐसा भी लिख सकते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे a और b दो रियल नंबर्स है। जो नंबर यहां पे अलग से है यानी कि a, उसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे लिखते हैं आर ई ब्रैकेट में z
एंड जो नंबर बी है जो आई के साथ मल्टीप्लाइड है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और उसको लिखते हैं एज आई एम जेड। अब अगर हम इसकी बात करें तो फिर इसको किस तरह से इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे -12, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है यहां पे इमेजिनरी पार्ट वो हो जाएगा -√3/2 इंटू आई, -12 प्लस -√3/2 इंटू आई। तो अगर इसके साथ हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है हाफ एंड इमेजिनरी पार्ट है -√3/2। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस के बारे में बात करेंगे। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आइडेंटिफाई करते हैं एज a प्लस आई बी तो उसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस आई बी, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हमको कैसे मिलेगा, उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसके सामने वाला साइन को चेंज करके। तो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ये हम लोग का स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट होगा z बार दैट इज इक्वल टू a माइनस आई बी। अगर a माइनस आई बी का कॉन्जुगेट करने जाएंगे तो वापस हमको मिलेगा a प्लस आई बी, बिकॉज अगेन हमको इमेजिनरी पार्ट के सामने वाले साइन को चेंज कर देना होगा। इसके बाद आएंगे मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एज मॉड z, यानी कि z इनसाइड मॉड्यूलस साइन, और इसका डेफिनेशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर करेंगे, उसके साथ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर को ऐड करेंगे और फिर स्क्वायर रूट करेंगे। तो ये हो जाएगा √a² प्लस b स्क्वायर, जैसा कि हमने आइडेंटिफाई किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी में a होता है उसका रियल पार्ट और b जो i के साथ मल्टीप्लाइड होता है वो होता है उसका इमेजिनरी पार्ट। तो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहला प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z बार। अगर हम z का मॉड्यूलस निकालेंगे तो जैसा कि मैंने पहले बोला था √a² प्लस b² निकलेगा। अगर z बार का मॉड्यूलस निकालेंगे तो इसको हमको इस तरह से एक्सप्रेस करना होगा a प्लस और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो होगा -b इंटू आई, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट इंटू आई इस तरह का होता है, तो इसलिए ये माइनस साइन को हम b के साथ ब्रैकेट में ले लेंगे। तो बेसिकली यहां पे जो इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाइड है i के साथ वो है -b। तो अब अगर हम फॉर्मूला से मॉड ऑफ z बार निकालेंगे तो फिर वो हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि -b का स्क्वायर, तो वो अल्टीमेटली √a² प्लस b² ही आएगा। इसलिए मॉड z इक्वल टू मॉड ऑफ z बार। उसके बाद z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और बहुत जगह काम आता है। z इंटू z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर। हम ये वाला करके देखते हैं, z इंटू z बार यानी कि a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी, अगर ये हम करते हैं a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी, ये हो जाएगा z इंटू z बार। तो यहां पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी इस फॉर्म में हमको मिल रहा है, मतलब कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पे होगा a² माइनस आई बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a² माइनस i² b²। हम लोग को मालूम है कि i² का वैल्यू -1 है, तो इसीलिए a² माइनस और फिर उसके बाद -1 b², तो ये हो जाएगा a² प्लस b²। अब a² प्लस b² जो है दैट इज नथिंग बट √a² प्लस b² का होल स्क्वायर, एंड हम लोग को मालूम है कि √a² प्लस b² इज मॉड z, तो ये हो जाएगा मॉड z का स्क्वायर। तो इसीलिए z इंटू z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर, ये वाला प्रॉपर्टी हमको यहां पे मिला। उसके बाद थर्ड वाला प्रॉपर्टी z1 प्लस माइनस z2 होल बार, इसमें बस क्या होगा कि हमारा बार जो है मतलब कि जो कॉन्जुगेट वाला बार है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा z1 और z2 दोनों के ऊपर, तो z1 बार प्लस माइनस z2 बार। तो अगर हमको z1 प्लस z2 होल बार मिलता है तो वो बन जाएगा z1 बार प्लस z2 बार। अगर हम लोग को z1 माइनस z2 होल बार मिलता है तो वो बन जाएगा z1 बार माइनस z2 बार। अब कुछ और प्रॉपर्टीज में आते हैं। नंबर 4, z1 इंटू z2 होल बार इज इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार। तो यहां पे कॉन्जुगेट ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्जुगेट्स, यानी कि चाहे हम पहले मल्टीप्लाई करके फिर कॉन्जुगेट निकालें या फिर पहले कॉन्जुगेट्स दोनों का अलग अलग से निकाल के फिर दोनों के कॉन्जुगेट्स को मल्टीप्लाई करें, सेम रिजल्ट आएगा। उसी तरह से z1 बाय z2 होल बार दैट विल बी इक्वल टू z1 बार बाय z2 बार। मॉड्यूलस में भी यही प्रॉपर्टी होल्ड करता है, यानी कि अगर मॉड ऑफ z1 इंटू z2 करेंगे दैट विल बी द सेम एज मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2, और अगर मॉड ऑफ z1 बाय z2 करेंगे दैट विल बी द सेम एज मॉड ऑफ z1 बाय मॉड ऑफ z2। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसका नाम है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। 4 तरह के ट्रायंगल इनइक्वालिटी हम लोग के पास है जो हम लोग को याद रखने हैं। वो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2, एंड मॉड ऑफ z1 माइनस z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2।
इसको आगे जाकर के हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक या पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी प्रूव कर सकते हैं, जो कि आगे जाके हम करेंगे। नाउ लेट्स कम टू ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहला ऑपरेशन जो हम देखेंगे वो है एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 और Z2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि Z1 प्लस Z2 या फिर Z1 माइनस Z2 करें, तो फिर क्या होगा? तो हमने यहाँ पे उसको एक ही बार में एक्सप्रेस कर दिया है एज Z1 प्लस माइनस Z2। तो ऑब्वियसली Z1 को हम ले सकते हैं एज A1 प्लस IB1 और Z2 को ले सकते हैं एज A2 प्लस IB2 इन जनरल। तो ये हो जाएगा A1 प्लस IB1 प्लस माइनस A2 प्लस IB2। अब यहां पे क्या होता है कि जो रियल पार्ट है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, एंड जो इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो भी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। सो A1 प्लस A2 होगा या फिर A1 माइनस A2। तो A1 प्लस माइनस A2 होगा हमारा रियल पार्ट नए कॉम्प्लेक्स नंबर का, एंड IB1 और IB2 के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। तो IB1 प्लस IB2 हो सकता है, मतलब I कॉमन B1 प्लस B2, या फिर IB1 माइनस IB2 हो सकता है, दैट इज I कॉमन B1 माइनस B2। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा प्लस I कॉमन B1 प्लस माइनस B2। सो दिस इज इन जनरल द वे ऑफ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके बाद हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं Z1 इंटू Z2, तो वो हो जाएगा A1 प्लस IB1 इंटू A2 प्लस IB2। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम जैसे जनरल अलजेब्राइक मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही यहां पे भी करेंगे। तो A1 इंटू A2, एक तो ये हमारे रियल पार्ट में होगा। IB1 इंटू IB2 अगर हम करेंगे तो वो आएगा I स्क्वायर B1 B2, एंड वी नो दैट I स्क्वायर इक्वल टू -1, तो इसलिए वो हो जाएगा माइनस B1 B2। क्योंकि इस टर्म में भी कोई I नहीं है तो ये भी रियल पार्ट में इंक्लूड होगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका रियल पार्ट होगा A1 A2 माइनस B1 B2। उसके अलावा जो दो टर्म्स होगा वो होगा IB2 इंटू A1 दैट इज I B2 A1, एंड IB1 इंटू A2 दैट इज I B1 A2। सो I कॉमन B1 A2 plus B2 A1, that will be the imaginary part of the new complex number which is the product। इसके बाद हम डिवीजन में आएंगे। Z1 by Z2 अगर करेंगे तो ये होगा A1 plus IB1 डिवाइडेड बाई A2 plus IB2। अब इस केस में हमेशा हमें रैशनलाइजेशन की तरह सोचना है। जैसे रैशनलाइजेशन में होता था कि अगर हमारे पास एक सर्ड है नीचे, दैट मींस फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव 2 plus √3, तो हम मल्टीप्लाई करते थे इनटू 2 minus √3 से, ताकि वो रैशनल हो जाए। उसी तरह से यहां पे अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फिर उसको उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट Z इंटू Z बार, ये Z है और ये Z बार, Z इंटू Z बार इक्वल टू मॉड Z स्क्वायर हो जाए। ये हमने पिछले सेक्शन में प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस में किया था कि Z इंटू Z बार इक्वल टू मॉड Z स्क्वायर, एंड मॉड Z स्क्वायर इज नथिंग बट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विच इज द रियल नंबर। सो इसीलिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को रियल करने के लिए या इमेजिनरी को रियल करने के लिए हम डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड फिर उसी कॉन्जुगेट के साथ हमको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक जिस तरह से रैशनलाइजेशन में होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा A1 प्लस IB1 इंटू A2 माइनस IB2 डिवाइडेड बाई A2 प्लस IB2 इंटू A2 माइनस IB2। जिस तरह से यहाँ पे हमने मल्टीप्लीकेशन किया था ठीक उसी तरह से न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। डिनोमिनेटर में हम पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमारा जो रिजल्ट है ऑलरेडी हमारे पास है Z इंटू Z बार, क्योंकि ये इसी का कॉन्जुगेट है, तो Z इंटू Z बार इज इक्वल टू मॉड Z स्क्वायर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस होगा √A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, एंड उसका स्क्वायर होगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर हमारे डिनोमिनेटर में रहेगा। न्यूमरेटर में हमारे पास आएगा A1 इंटू A2, IB1 इंटू माइनस IB2, तो इससे आएगा माइनस I स्क्वायर B1 B2, माइनस I स्क्वायर B1 B2 को हम अगर कैलकुलेट करेंगे, I स्क्वायर में खुद एक -1 है, तो माइनस I स्क्वायर B1 B2 वो हो जाएगा -1 इंटू B1 B2, तो हो जाएगा प्लस B1 B2। तो ये प्लस B1 B2 और इसमें कोई I वाला टर्म नहीं है, तो फिर ये भी हमारा जो रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके रियल पार्ट में इंक्लूड हो गया। उसके अलावा यहाँ पे जो टर्म्स हमारे पास आएंगे वो होंगे I इंटू B1 A2 एंड माइनस IB2 इंटू A1, मतलब माइनस I B2 A1। तो ये दोनों टर्म्स हमारे इमेजिनरी पार्ट में इंक्लूड होंगे। तो ब्रैकेट में अब आएगा I कॉमन लेने के बाद A2 B1 माइनस B2 A1, और नीचे आएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, उसको हम अलग से इस पार्ट के नीचे और इस पार्ट के नीचे लिख देंगे। दैट मींस मैंने फ्रैक्शन को स्प्लिट कर दिया है। फाइनली जो हमारा रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो है A1 A2 प्लस B1 B2 बाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, एंड इमेजिनरी पार्ट है A2 B1 माइनस B2 A1 बाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। दिस इज हाउ टू डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है, लेट्स से Z1 इक्वल टू Z2, तब फिर
A1 प्लस IB1 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2। बहुत सारे सम्स में हमारे पास एक ऐसा कंडीशन क्रिएट होगा जिसमें कि हम लोग दोनों साइड्स को रिजॉल्व कर लेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, और फिर उसके बाद दोनों के बीच में ये इक्वालिटी इस तरह का हमको देखने को मिलेगा। इन दैट केस हमको क्या करना है, दोनों के रियल पार्ट्स को अलग से इक्वेट करना है और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स को अलग से इक्वेट करना है, क्योंकि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे दोनों के रियल पार्ट्स अलग से इक्वल होंगे आपस में और इमेजिनरी पार्ट्स अलग से इक्वल होंगे आपस में। तो यहां से हमको दो इक्वेशंस मिलेंगे, एक है A1 इक्वल टू A2 और एक है B1 इक्वल टू B2। नाउ इफ वी ऐड अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर और एक कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। सो Z प्लस Z बार दैट इज A प्लस IB प्लस A माइनस IB प्लस IB माइनस IB कैंसिल आउट एंड ये हो जाएगा 2A। इसका मतलब कि 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z, सो Z प्लस Z बार इज इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z। एक तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू Z प्लस Z बार, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का सम डिवाइडेड बाय 2। ठीक इसी तरह अगर हम Z माइनस Z बार करेंगे तो हमको मिलेगा A प्लस IB माइनस A माइनस IB, यानी कि A प्लस IB माइनस A प्लस IB, यानी कि IB प्लस IB 2IB। तो इसमें हमको ये मिला कि Z माइनस Z बार इज इक्वल टू 2I इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, बिकॉज हम जानते हैं कि B इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है। यहां से हमको ये भी मिलता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू Z माइनस Z बार बाई 2I। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो अगर हमको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल निकालना हो, दैट मींस Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमको निकालना है 1/Z, तो हम क्या करेंगे, 1/Z का मतलब 1/A प्लस IB। जैसा मैंने कहा था डिवीजन के टाइम पे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिनोमिनेटर में रहता है तो हम लोग को कॉम्प्लेक्स से रियल डोमेन में जाने के लिए उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, एंड उसी कॉन्जुगेट से हमको फिर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर में हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी उसी कॉम्प्लेक्स नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पे हमारे पास फिर आएगा, जैसे A प्लस IB डिनोमिनेटर में है तो हमने मल्टीप्लाई किया विद A माइनस IB, तो ऊपर भी फिर मल्टीप्लाई हुआ विद A माइनस IB। अल्टीमेटली यहां पे आएगा 1 into A minus IB, that is A minus IB, divided by A plus IB into A minus IB, that is A square plus B square, because हमने पिछले सेक्शन में किया है कि Z into Z bar is equal to mod Z square, and mod Z square is nothing but real part square plus imaginary part square, that is A square plus B square। हम जानते हैं कि A minus IB है Z bar, conjugate of Z, and A square plus B square का मतलब है mod Z square। तो बेसिकली हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल 1/Z का वैल्यू क्या आया, 1/Z का वैल्यू हमारे पास आया एज Z bar by mod Z square। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल काफी जल्दी निकाल सकते हैं। अगर उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें यहां पे इसको इस तरह से रिजॉल्व करना होगा, जो रियल पार्ट है A उसको हम अलग कर देंगे, उसके नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और फिर इमेजिनरी पार्ट होगा माइनस B बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाइड विद I। सो यहां पे हमारा रियल पार्ट होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा A बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट होगा माइनस B बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एक बार हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि I का वैल्यू क्या है, दैट इज आयोटा I इज इक्वल टू रूट ओवर -1, तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि I के पावर्स क्या है, I के पावर्स के वैल्यूज क्या होते हैं और उसमें क्या ट्रेंड्स हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे I टू द पावर 1। नाउ I टू द पावर 1 इज इक्वल टू I नेचुरली, I स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1, ये तो हमने यूज ही किया है I को डिफाइन करने के लिए, तो I स्क्वायर इक्वल टू -1 हमको पहले से मालूम है। अगर I क्यूब कैलकुलेट करना होगा दैट विल बिकम I स्क्वायर इंटू I, तो ये हो जाएगा -1 इंटू I दैट इज इक्वल टू -I, सो I क्यूब इक्वल टू -I। अगर I टू द पावर 4 कैलकुलेट करेंगे दैट कैन बी रिटन एज I स्क्वायर होल स्क्वायर, या फिर I क्यूब इंटू I करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट +1। सो I टू द पावर 1 आया I
आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई क्यूब इक्वल टू -i, आई टू द पावर 4 इक्वल टू 1। नेक्स्ट 4 पावर्स देखते हैं। तो आई टू द पावर 5 अगर हम कैलकुलेट करेंगे, दैट कैन बी रिटन एज आई टू द पावर 4 into i। नाउ आई टू द पावर 4 इज +1, सो 1 into i, वो i ही आएगा। आई टू द पावर 6 कैलकुलेट अगर करेंगे तो वो हो जाएगा आई टू द पावर 4 into i स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू आई टू द पावर 4 मतलब 1, सो 1 into i स्क्वायर which is equal to 1 into -1 because i स्क्वायर का वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा -1। i to the power 7 अगर कैलकुलेट करेंगे उसको हम लिख सकते हैं एज i to the power 4 into i to the power 3। i to the power 4 is 1 and i cube equal to -i, तो 1 into -i का मतलब यहाँ पे होगा -i। उसके बाद i to the power 8 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको तो सीधा हम i to the power 4 के स्क्वायर के हिसाब से ले सकते हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एक चीज नोट करने का है कि हमने i to the power 5 से जब कैलकुलेशन स्टार्ट किया है तो हमेशा i to the power 4 के रिस्पेक्ट में स्टार्ट किया है, बिकॉज i to the power 4 के हिसाब से हमको ब्रेक करना इजी होता है, बिकॉज i to the power 4 का वैल्यू 1 है। तो जब भी हम किसी हायर पावर को कैलकुलेट करेंगे 4 से हायर पावर को, तो हम 4 के हिसाब से ब्रेक करेंगे सो दैट i to the power 4 वाला कंपोनेंट 1 हो जाए और फिर बाकी का चीज को कैलकुलेट करना इजी रहेगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट 4 पावर्स कैलकुलेट करेंगे तो भी हमको यही वैल्यूज मिलेंगे। तो हमने बेसिकली ये जानते हुए कि हमको इस तरह के वैल्यूज मिलेंगे, मैंने इस हिसाब से सजाया है। तो i to the power 1, i to the power 5, फिर उसके बाद i to the power 9 एंड सो ऑन, हमको वैल्यू हमेशा मिलेगा एज i स्क्वायर, i to the power 6, i to the power 10, हमको वैल्यू हमेशा मिलेगा -1, i क्यूब, i to the power 7, i to the power 11 एंड सो ऑन, वैल्यू हमेशा मिलेगा -i to the power 4, i to the power 8, i to the power 12 एक्सेट्रा, वैल्यू हमेशा हमको मिलेगा एज +1। तो ये एक ट्रेंड है यहाँ पे, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रेंड है ये हमेशा 4 के डिफरेंस में हो रहा है। दैट मींस i to the power 1 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू उससे सेम है वो है i to the power 5, यानी कि पावर में 4 का डिफरेंस है, और फिर अगला वैल्यू आएगा i to the power 9। यहाँ पे भी i स्क्वायर और i to the power 6 अगेन 4 का डिफरेंस है पावर में, और अगला पावर भी i to the power 10 का वैल्यू होगा जो इससे सेम आएगा। उसके बाद i क्यूब और i to the power 7 अगेन 4 का डिफरेंस है पावर में, एंड उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू भी i to the power 11 यानी कि 4 के डिफरेंस में आएगा, सेम एज दिस यानी कि -i। यहां पे भी i to the power 4 और फिर उसके बाद i to the power 8 उससे सेम आया है, तो अगेन यहां पे जो डिफरेंस है पावर का वो 4 है। दैट मींस देयर इज अ पीरियोडिसिटी ऑफ 4 के डिफरेंस के बाद i का जो पावर है उसका वैल्यू रिपीट करेगा सेम एज दैट बिफोर। तो इसी चीज को हम लोग यूज करते हैं किसी भी हायर पावर ऑफ i का वैल्यू बहुत जल्दी से कैलकुलेट करने में। वैसे यहां पे हम ये देख पा रहे हैं कि i का पावर्स का 4 ही रिजल्ट हो सकता है, या तो i या -1 या -i और या फिर +1, यानी कि +1 एंड -1 या फिर +i एंड -i, ये 4 ही आउटपुट हो सकता है i की किसी भी पावर का। तो अब देखते हैं कि वो रूल क्या है जिससे हम लोग i की किसी भी हायर पावर को काफी जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसे कहा जाता है 4m+r रूल। यहां पे हमें सिर्फ ये याद रखना होगा कि i to the power 4 का वैल्यू 1 होता है, उसके बाद कोई भी पावर जब आएगा तो हम उसको 4 into समथिंग प्लस समथिंग के फॉर्म में रिजॉल्व कर देंगे, और फिर 4 का जो पावर होगा वो गायब हो जाएगा, क्योंकि हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। i to the power 4m+r को हम ऐसे लिख सकते हैं एज i to the power 4m into i to the power r बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। फिर i to the power 4m को हम इस तरह से लिख सकते हैं i to the power 4 whole to the power m, यहां पे into i to the power r। we know that i to the power 4 equal to 1, तो यहां पे हो जाएगा 1 to the power m into i to the power r। 1 to the power m is nothing but 1 itself, तो 1 into i to the power r अल्टीमेटली वो i to the power r ही होगा। तो यहां पे हमने क्या देखा, we started with i to the power 4m+r, 4m बिल्कुल गायब हो गया और हमारे पास रह गया r। दिस इज हाउ वी इजीली कैलकुलेट। अब उसके बाद यहां पे जो भी आएगा हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज हाउ वी इजीली कैलकुलेट एनी पावर ऑफ i। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से वी हैव i to the power, लेट्स से वी हैव i to the power 57। सबसे पहले हम 57 का लॉन्ग डिवीजन करेंगे 4 के साथ टू फाइंड आउट द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। तो अगर 57 का लॉन्ग डिवीजन हम करेंगे 4 के साथ टू फाइंड आउट द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर, तो यहां पे हमको मिलेगा 14 एंड 1। 14 विल बी द क्वोशिएंट एंड 1 विल बी द रिमाइंडर। हम इसको फिर इस तरह से लिख सकते हैं i to the power 57 को इस तरह से लिखा जा सकता है 4 into 14 plus 1, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहां पे हम इसको इस तरह से लिखेंगे 4 into 14 plus 1।
उसके बाद हम इस रूल को फॉलो करेंगे, i टू द पावर 4m प्लस r इज इक्वल टू i टू द पावर r। सो यहां पे भी i टू द पावर 4m, m का वैल्यू यहां 14 है, प्लस r, तो i टू द पावर r ही रह जाएगा, दैट इज i टू द पावर 1 व्हिच इज नथिंग बट i इटसेल्फ एंड i विल बी द आंसर। अब आते हैं नेगेटिव पावर्स की तरफ। तो नेगेटिव पावर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर i टू द पावर -1 को कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा 1 बाई i। अब बिल्कुल हम रैशनलाइजेशन की तरह यहां पे सोचेंगे, नीचे एक इमेजिनरी नंबर है उसको हमें रियल में कन्वर्ट करना है, तो अगेन उसको इमेजिनरी के साथ ही हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिस तरह से इरेशनल को वापस इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट अ रैशनल नंबर। तो i को वापस i से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ऊपर हो जाएगा 1 इंटू i दैट इज i, नीचे i इंटू i दैट इज i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा -i। सो 1 बाई i इज इक्वल टू -i और i टू द पावर -1 इक्वल टू -i। उसके बाद i टू द पावर -2 को देख लेते हैं, दैट इज 1 बाई i स्क्वायर, दैट इज 1 बाई -1, तो इसका आंसर -1 ही आएगा। उसके बाद i टू द पावर -3 को देख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 बाई i क्यूब। अब हम लोग ने पहले i क्यूब का वैल्यू निकाला था, i क्यूब का वैल्यू आया था -i, हम उसको यहां पुट करके इसको निकाल सकते हैं, या फिर यहां पे फिर से i मल्टीप्लाई करके इसको i टू द पावर 4 में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा i बाई i टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा i बाई i टू द पावर 4 एंड दैट इज इक्वल टू i बाई 1, दैट इज नथिंग बट i बिकॉज i टू द पावर 4 इज 1, i टू द पावर -4 इज 1 बाई i टू द पावर 4, दैट इज 1 बाई 1, तो वो तो 1 ही आएगा। सो इवन इन द केस ऑफ नेगेटिव पावर्स हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास 4 ही वैल्यूज आ रहे हैं, -i, -1, +1 एंड +i, ये 4 वैल्यूज ही हमारे आउटपुट के हिसाब से आ रहे हैं। एंड अगेन यहां पे 4 का पीरियोडिसिटी होगा, दे विल कीप रोटेटिंग। अब एक नेगेटिव पावर को कैलकुलेट करने का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल i टू द पावर -999, तो ये हो जाएगा 1 बाई i टू द पावर 999। अब हमको तो बस इसको 4 इंटू समथिंग प्लस समथिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और वो भी हमको जो लास्ट जो नंबर है मतलब रिमाइंडर वो चाहिए, जैसा आपने 57 के साथ किया था, ये रिमाइंडर हमारा काम में आया था, वैसे ही 999 के लिए। तो 999 के लिए 4 का यानी कि 4 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर हमको मिलेगा, उसके लिए हमको पूरा लॉग डिवीजन करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको मालूम है कि 999 को अगर +1 करेंगे तो हमको मिलता है 1000 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, और 1000 के ठीक पहले जो मल्टीपल ऑफ 4 होगा वो होगा 1000 - 4 यानी कि 996। तो 999 और 996 में डिफरेंस है 3 का, तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा i टू द पावर 996 + 3, एंड 996 ऑब्वियसली 4 इंटू समथिंग है बिकॉज 996 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो इसलिए ये पार्ट गायब हो जाएगा और रह जाएगा i टू द पावर 3, और फिर से हम यहाँ पे i से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके i बाई i टू द पावर 4 यानी कि i एज द आंसर हमको मिल जाएगा। अब ये डिस्कस करके कि किस तरह से हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास विदाउट फॉर्मूला भी एक मेथड होता है जो थोड़ा डिटेल्ड है, एंड एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है जिसको हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों मेथड्स देखेंगे। सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि विदाउट फॉर्मूला किस तरह से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो सपोज z इज इक्वल टू i, इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है, एंड लेट्स से कि z इज इक्वल टू i का जो स्क्वायर रूट है वो है a प्लस ib। सो a प्लस ib इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ i। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड्स सो दैट वी कैन गेट रिड ऑफ द स्क्वायर रूट। सो ऐसा करने पे हमको मिलेगा a प्लस ib होल स्क्वायर इक्वल टू i। सो यहां पे अब हम a प्लस बी होल स्क्वायर के हेल्प से इसको एक्सपैंड करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। सो a स्क्वायर प्लस ib होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू ib। अब यहां पे i b होल स्क्वायर हो जाएगा i स्क्वायर b स्क्वायर, i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा i इंटू 2ab। तो ये हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है, रियल पार्ट प्लस i इंटू इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे जो i है राइट हैंड साइड पे उसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, रियल पार्ट 0 प्लस 1 दैट इज इमेजिनरी पार्ट इंटू i। अब हम दोनों साइड के रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे और फिर वो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे।
सो अगर यहाँ पे हम देखें कि रियल पार्ट क्या है, तो इस साइड पे ये है रियल पार्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस साइड पे रियल पार्ट है 0, यानी कि रियल पार्ट को इक्वेट करने से हमको मिलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर देखें कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, इस साइड पे इमेजिनरी पार्ट है 2ab, इस साइड पे इमेजिनरी पार्ट है 1, तो इससे जो इक्वेशन हमको मिलता है वो है 2ab इक्वल टू 1। नाउ अगर इस इक्वेशन पे हम ध्यान दें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि हम अगर दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस b, ये आपको मिलेगा। a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, सो a कैन बी प्लस b एज वेल एज माइनस b, या फिर b इज इक्वल टू प्लस माइनस a भी हम ले सकते थे। इक्वेशन से हमको मिला a इक्वल टू प्लस माइनस b, तो उससे हम दो आउटकम्स ले सकते हैं, या तो a इक्वल टू प्लस b या a इक्वल टू माइनस b, एंड फिर 2ab इक्वल टू 1 जो सेकंड इक्वेशन है उसमें हम दोनों आउटकम्स को बारी बारी पुट करेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए, तो उससे हमको a और b का वैल्यूज मिल जाएगा। तो अगर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 2ab इक्वल टू 1 वाले इक्वेशन में, a के जगह पे हम b डाल देंगे, सो 2 इंटू b इक्वल टू 1, यानी कि b स्क्वायर इक्वल टू हाफ b इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। अगर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 2ab इक्वल टू 1 में, तो 2 इंटू a के जगह डालेंगे माइनस b इंटू b इक्वल टू 1, यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हाफ, b स्क्वायर इक्वल टू माइनस हाफ, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज हम जानते हैं कि जब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं एज a प्लस ib, तो a और b दोनों को हम रियल नंबर्स के हिसाब से लिख रहे हैं, तो b का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब यहां पे जो आउटकम हमको मिला b इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 एंड b इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, ये आउटकम हमको मिला फ्रॉम a इक्वल टू b। इसका मतलब कि अगर b प्लस 1/√2 होगा तो a भी प्लस 1/√2 होगा, और अगर b माइनस 1/√2 होगा तो a भी माइनस 1/√2 होगा। तो इसका मतलब कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, फाइनली द रिजल्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ i वो होगा a प्लस ib, यानी √2 प्लस i इंटू 1/√2, या फिर माइनस 1/√2 प्लस i इंटू माइनस 1/√2। ये होगा दोनों आउटकम्स। तो इसका मतलब कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/√2 प्लस i इंटू 1/√2। फाइनली हम रिजल्ट को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज इसमें हमने दोनों आउटकम्स को कैप्चर कर लिया है, प्लस 1/√2 प्लस i 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस i इंटू 1/√2। ये दोनों आउटकम्स जो हमारे आए थे वो दोनों को हमने कैप्चर कर लिया इसमें। तो ये है स्क्वायर रूट निकालने का प्रोसेस विदाउट यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला। तो आप देखते हैं कि किस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल सकते हैं एक शॉर्टकट से, यानी कि एक डायरेक्ट फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला है रूट z इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर मॉड z प्लस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2 प्लस i इंटू रूट ओवर मॉड z माइनस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2। यहां पे मॉड z का मतलब रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इफ z इज इक्वल टू a प्लस ib, एंड रियल पार्ट ऑफ z का मतलब है a। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी कि b जो है उसका वैल्यू पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3i, 3 प्लस 4i, 0 प्लस 1 इंटू i, इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस ये वाला साइन जो है ये प्लस से माइनस में बदल जाएगा। तो इसको ट्राई करके देखते हैं। हमने i का स्क्वायर रूट निकाला था विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, तो अब फॉर्मूला से निकाल के देखते हैं कि सेम आ रहा है कि नहीं। सो i जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 0 प्लस 1 इंटू i, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे प्लस 1 है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ऑब्वियसली i का जो मॉड्यूलस होगा वो होगा रूट ओवर 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर 1, यानी कि 1 ही आएगा। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कैसे निकलेगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, यहां पे कैलकुलेशन में रूट ओवर मॉड z का वैल्यू होगा 1 प्लस रियल पार्ट है 0 डिवाइड बाय 2 प्लस i इंटू मॉड z का वैल्यू 1 माइनस रियल पार्ट 0 डिवाइड बाय 2। सो यहां पे हमको मिल रहा है प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस 0 इज 1, सो प्लस माइनस रूट ओवर 1/2 प्लस i इंटू रूट ओवर 1/2। तो इसको हम इजीली यहां पे इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 1 तो 1 ही होगा, तो
तो हमको यहां पे मिल जाएगा एज 1/√2 एंड यहां पे भी 1 - 0 इज 1, √1 इज 1, तो √2 के नीचे रहेगा। सो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/√2। सो यही हमने इसके बाद विदाउट फॉर्मूला निकाला था, प्लस माइनस 1/√2 प्लस i इंटू 1/2। तो ये फॉर्मूला बहुत ही हेल्पफुल शॉर्टकट के हिसाब से यूज हो सकता है टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर डायरेक्टली। अब हम आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक या पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में। उसके लिए पहले हम ये समझेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट्स किसे कहते हैं। अभी तक हमने जिस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया है उसे कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम x और y का वैल्यूज यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन के बेसिस पे किसी भी पॉइंट का मैपिंग हम लोग करते हैं ग्राफ पे कि उसका लोकेशन क्या है, और जो ओरिजिन है वो भी हम लोग के चॉइस का होता है, और उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम लोग ये देखते हैं कि किसी पॉइंट का क्या पोजीशन है उसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस के हिसाब से, एंड उसी को हम लोग x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। लेट्स से एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स है 1, 1, दैट मींस अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द x एक्सिस एंड अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द y एक्सिस। वो पॉइंट का लोकेशन है 1, 1। क्या यही तरीका है किसी पॉइंट को 2 डायमेंशनली या 3 डायमेंशनली लोकेट करने का? तो इसका आंसर है नहीं। एक और तरीका भी है जिसे कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो लेट्स से कि हम यहां पे एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे एज r व्हिच इज द डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, और हम r का वैल्यू बता देंगे। उसके साथ साथ हम थीटा को भी डिफाइन करेंगे, एंड थीटा इज द एंगल व्हिच द लाइन r makes with the positive direction of the x-axis in the anti-clockwise direction। अगर ये दोनों हम स्पेसिफाई कर दें तो भी हम पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे जो पॉइंट है 1, 1, क्योंकि उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों 1 है, तो यहां पे अगर राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये डिस्टेंस आएगा √2 यूनिट्स। दैट मींस जो हाइपोटेन्यूज है वो √2 है, एंड दैट इज द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1, 1 एंड द ओरिजिन। तो हम ये बोल देंगे कि the point is located at a distance of √2 units from the origin, but obviously that will not be enough because √2 units पे तो कोई भी पॉइंट इस तरह से हो सकता है एक सर्कल में from the origin। तो उसके लिए अब हम एक एंगल स्पेसिफाई करेंगे that the line joining the point and the origin makes an angle 45 degree with the positive direction of the x-axis in the anti-clockwise direction। तो अब x-axis से anti-clockwise 45 डिग्री जाएंगे और फिर हम उस लाइन पे ओरिजिन से √2 यूनिट्स तक जाएंगे तो हमको वो पॉइंट मिल जाएगा। यहां पे 45 डिग्री एंगल हमने ऑब्वियसली इसलिए चूज किया है बिकॉज यहां पे अगर tan थीटा निकालेंगे तो वो होगा 1/1 दैट इज इक्वल टू 1, सो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसका मतलब कि r, थीटा यानी कि √2 एंड 45 डिग्री से भी हम पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग द x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ये r, थीटा दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज अब हम यहां पे लेंगे टू डिफाइन द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं by taking the x-axis as the real axis। That means the real part of the complex number will be plotted on the x-axis। complex number का real part x-axis पे प्लॉट होगा and complex number का imaginary part y-axis पे प्लॉट होगा, तो y-axis को हम लोग imaginary axis के हिसाब से ले लेंगे। उसके बाद अगर complex number है z is equal to x plus iy, then the point representing the complex number will be x, y because उसका real part है x and x-axis को हमने चूज किया as the real axis, imaginary part है y-axis को हमने चूज किया as the imaginary axis। So यहाँ पे if the complex number is a plus ib, then it will be represented as the point a, b, a from the x-axis, b from the y-axis। So last हमने ये डिस्कस किया था कि z is equal to x plus iy जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रिप्रेजेंट होगा ऑन द आर्डर्ड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन बाय द पॉइंट x, y। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के ट्रिगोनोमेट्रिक या पोलर फॉर्म को लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है इस पे r is the direct distance between the point representing the complex number and the origin, and theta जो है वो है argument of the complex number, वो एंगल है जो ये लाइन बना रहा है with the positive x-axis। Now यहाँ पे हम लोग किस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर के आ सकते हैं? तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में हम लोग ये जानते हैं कि ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग cos थीटा और sin थीटा को इवैल्यूएट करेंगे। ये जो डिस्टेंस है इसको हमने नाम दिया है as r, एंड ये वाला डिस्टेंस है x which is the x coordinate of this point, ये वाला डिस्टेंस है y which is the y coordinate of this point। तो अगर यहाँ पे हम cos थीटा इवैल्यूएट करते हैं तो cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा? cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब x बाय r, सो x इज इक्वल टू r cos थीटा, एंड
सिमिलरली साइन थीटा अगर हम यहां पे इवैल्यूएट करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू perpendicular by hypotenuse, that is y by r. Sin theta is equal to y by r. So y is equal to r sin theta. अगर अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इवैल्यूएट करेंगे z is equal to x plus iy, तो z is equal to x plus iy. x का वैल्यू है r cos थीटा जो कि y का वैल्यू r sin थीटा, तो ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस i into r sin थीटा. इसमें अगर हम r को कॉमन लेंगे तो फिर हम लोग को मिलेगा r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. दिस इज द ट्रिगोनोमेट्रिक और पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो ये है ट्रिगोनोमेट्रिक या पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. अब जब इस तरह से हम डिफाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को तो फिर हम लोग को ऑब्वियसली r और थीटा का डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा कि r और थीटा क्या है. तो हम यहां पे देख सकते हैं कि r ये वाला डिस्टेंस हमने लिया है पोलर कोऑर्डिनेट के हिसाब से. अब अगर यहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम लोग को मालूम है कि r हमको मिलेगा एज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. r हमको मिलेगा एज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एंड फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड z, यानी कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस. तो ये हो जाएगा मॉड z. सो r इज नथिंग बट मॉड z. एंड थीटा का डिस्क्रिप्शन क्या है कि थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा. तो थीटा के लिए हम tan थीटा निकालेंगे. tan थीटा अगर यहां पे निकालेंगे तो हमको मिलेगा y by x परपेंडिकुलर बाय बेस. सो tan थीटा इज इक्वल टू y by x. दैट मींस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y by x. tan थीटा इज इक्वल टू y by x, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y by x. तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर x plus iy can be represented as cos r into cos theta plus I sin theta, where r is the modulus of the complex number, that is this length, and the angle theta is equal to tan inverse y by x, where y is the imaginary part of the complex number and x is the real part of the complex number. अब बात करेंगे आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की. तो जो थीटा वाला एंगल हमने कंसीडर किया था, the angle between the positive x axis and the line joining the origin and the complex number in the anti-clockwise direction, वो एंगल थीटा जो है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड कहते हैं. हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि दो चीजें हम लोग को चाहिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं यूज कर रहे हैं. तो एक तो है जो डिस्टेंस है ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, वो डायरेक्ट डिस्टेंस जिसको हम r लेते हैं, which is also equal to the modulus of the complex number. और दूसरा है थीटा, which is the angle between the x axis and the line joining the origin and the complex number. और थीटा आपको कैसे मिलता है, tan theta equal to y by x, यानी कि tan theta equal to imaginary part of the complex number by real part of the complex number. इस इक्वेशन से हमको थीटा मिलता है as tan inverse y by x. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालते हैं. तो ये इस पर डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है. सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो किसी भी क्वाड्रेंट में ये देखने के लिए कि क्या एंगल बन रहा है या क्या आर्गुमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, हम लोग क्या करेंगे कि जो भी अक्यूट एंगल उस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के साथ लाइन का बन रहा है, उस अक्यूट एंगल को हम ले लेंगे एज अल्फा या कोई भी और वेरिएबल. एंड उसके बाद हम निकालेंगे थीटा, व्हिच इज द लाइन बिटवीन which is the angle between the positive x axis and the line joining the origin of the complex number. तो इसका मतलब है कि पहले हमको वो acute angle alpha आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो कि बन रहा है between the line and the x axis in that quadrant itself. उसी quadrant में जो एंगल बन रहा है वो. Now we already know that tan theta is equal to imaginary part of the complex number by real part, so tan theta is equal to y by x. जबकि अल्फा का अगर बात करें तो अल्फा के लिए अल्फा निकालने के लिए हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट के मैग्नीट्यूड से कंसर्न रखते हैं, बिकॉज अल्फा को वैसे भी हम वो अक्यूट एंगल ले रहे हैं बिटवीन द लाइन एंड द एक्स एक्सिस इन दैट क्वाड्रेंट. तो इसलिए tan अल्फा होगा mod y by x. tan अल्फा विल बी इक्वल टू mod y by x. एक बार ये इक्वेशन को सॉल्व करके हम अल्फा निकाल लेंगे तो उसके बाद हम थीटा भी निकाल सकते हैं. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा हम देख सकते हैं, दिस इज द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. यहां पे थीटा ही खुद अक्यूट एंगल होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो थीटा और अल्फा यहां पे सेम ही है, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा. सेकंड क्वाड्रेंट में अगर देखें तो लाइन इधर होगा, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, 1 2 3 4 इस तरह से क्वाड्रेंट्स जा रहे हैं. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, दिस विल बी द अक्यूट एंगल अल्फा बिटवीन द लाइन एंड द एक्स एक्सिस. तो फिर थीटा हमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस लाइन तक लेना पड़ेगा, और हमको दिख रहा है कि यहाँ पे थीटा हमको मिलेगा 180 डिग्री माइनस अल्फा करने से, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा. इसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट को. तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे है 1 2 3, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट. तो यहाँ पे है लाइन, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लाई कर रहे हैं, दिस इज द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर.
सो यहाँ पे अल्फा ये वाला एंगल है, द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन एंड द एक्स एक्सिस इन दिस क्वाड्रेंट, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ही। तो थीटा हमको लेना पड़ेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लाइन तक, यानी कि ये पूरा एंगल होगा व्हिच इज 180 डिग्री प्लस दिस अल्फा, इसलिए यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा। इस केस में फोर्थ क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये होगा हमारा लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हो गया अल्फा, द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन एंड द एक्स एक्सिस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट इटसेल्फ। तो थीटा हमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पूरा लाइन तक लेना है, तो ये होगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 360 डिग्री में से अगर अल्फा को माइनस कर देंगे तो हमको थीटा मिलेगा। सो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। आर्गुमेंट के बारे में हमने पहले ही कहा था कि आर्गुमेंट वो एंगल है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर और ओरिजिन को ज्वाइन करने वाला लाइन बनाता है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उस एंगल के ऑब्वियसली मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं। हम चाहे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा सकते हैं लाइन तक, जो कि एक स्टैंडर्ड वे है, या फिर हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जा सकते हैं और उस लाइन तक आ सकते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर और ओरिजिन को, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंट को और ओरिजिन को ज्वाइन कर रहा है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जाते हैं तो फिर उस एंगल के सामने हमको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये कन्वेंशन है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम एंगल मेजर कर रहे हैं तो उसको उसके साथ पॉजिटिव साइन लिया जाएगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल मेजर कर रहे हैं तो उसके साथ नेगेटिव साइन लिया जाएगा। तो क्योंकि स्टैंडर्ड वे है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को लेने का, इसलिए अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं वी विल पुट अ माइनस साइन। तो एक वैल्यू जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने से आएगा एंगल का, और एक वैल्यू जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने से आएगा। उसके अलावा भी, बिकॉज यहाँ पे हम लोग सर्कुलर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के साथ डील करते हैं, तो बेसिकली हम लोग को कई राउंड्स ऑफ रोटेशन के बाद भी हो सकता है कि cos थीटा और sin थीटा के सेम वैल्यूज मिले, इसीलिए इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट का। तो फिर इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट फिर क्या है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का ही वो वैल्यू है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। दैट मींस माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, इस इनइक्वालिटी को अगर सेटिस्फाई करेगा वो वैल्यू, तब उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब कि आर्गुमेंट का वो वैल्यू जो माइनस पाई से ज्यादा है और पाई से या तो कम या इक्वल है, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब यहां पे हम एग्जांपल्स लेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज 1 प्लस आई। अब यहां पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही 1 है, तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट 1, 1। वर्टिकल डिस्टेंस भी 1 होगा फ्रॉम द ओरिजिन एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल आल्सो बी 1 फ्रॉम द ओरिजिन, बिकॉज रियल पार्ट भी 1 है और इमेजिनरी पार्ट भी 1 है। नाउ व्हाट विल बी द एंगल व्हिच इट मेक्स। तो जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में देखा था, हम लोग पहले अल्फा का वैल्यू निकालेंगे और फिर थीटा का वैल्यू निकालेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंट। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो थीटा विल बी इक्वल टू अल्फा, दैट मींस दिस एक्यूट एंगल, जो कि हमको मिलेगा tan अल्फा कैलकुलेट करके। tan अल्फा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ, दैट मींस mod ऑफ y by x, तो वो हो जाएगा mod ऑफ 1 by 1 दैट इज इक्वल टू 1। सो अल्फा इज 45 डिग्री और पाई बाय 4, एंड आर्गुमेंट ऑफ z विल बी इक्वल टू अल्फा इक्वल टू पाई बाय 4। सेकेंड एग्जांपल में आते हैं, -1 प्लस i, रियल पार्ट इज -1, इमेजिनरी पार्ट इज 1, तो इसका मतलब इट विल लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट -1, 1। यहां पे भी हम पहले उस एक्यूट एंगल को कैलकुलेट करेंगे जो कि उस क्वाड्रेंट में x एक्सिस के साथ बन रहा है। तो यहां पे tan अल्फा इज इक्वल टू अगेन 1 by 1 ही होगा, दैट मींस पाई बाय 4, बिकॉज़ वर्टिकल डिस्टेंस इज स्टिल 1 मैग्नीट्यूड वाइज एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज आल्सो 1 मैग्नीट्यूड वाइज। तो यहां पे भी हमको अल्फा मिलेगा एज पाई बाय 4, एंड द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि थीटा, अगर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं फ्रॉम द एक्स एक्सिस, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो फिर हमको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। सो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, दैट इज पाई माइनस पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4। नाउ इन दोनों केसेस में जो आर्गुमेंट का वैल्यू हमने निकाला है वही प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट इन दिस केस एज वेल एज इन दिस केस satisfies this inequality। पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 दोनों ही माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करता है, सो दिस इज द आर्गुमेंट एज वेल एज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन दिस केस एज वेल एज इन दिस केस। अब आते हैं थर्ड केस में, -1 माइनस आई, रियल पार्ट -1, इमेजिनरी पार्ट आल्सो -1, तो पॉइंट होगा -1, -1, दैट मींस द कॉम्प्लेक्स नंबर विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। यहां पे भी हम पहले एक्यूट एंगल अल्फा को कैलकुलेट करेंगे जो उस क्वाड्रेंट में बन रहा है विद द एक्स एक्सिस, अगेन वो और 45 डिग्री आएगा, बिकॉज
ऑल्दो साइन -1 है, दैट मींस द साइन इज नेगेटिव x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स का, बट मैग्नीट्यूड अभी भी 1 है फॉर बोथ ऑफ देम. सो 1/1 tan alpha is equal to 1/1, that is equal to 1 itself. So alpha is 45 degree or pi by 4. But in this case, theta का value if we take in the anti-clockwise direction from the positive x-axis, theta होगा pi plus alpha, तो वो हो जाएगा pi plus pi by 4, that is 5 pi by 4, and that will be the argument of z. The argument of z could also be calculated like this. So यहाँ पे हम वही करेंगे, हम clockwise direction से जो argument का value आएगा उसको भी calculate करेंगे. We will just have to put a minus sign. तो ये जो एंगल है इसको कैलकुलेट करना है हमको. तो ये एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? We know that this is equal to 180 degrees of pi, तो pi minus alpha, but because हम लोग clockwise डायरेक्शन में जा रहे हैं, we will have to put a negative sign, तो इसलिए माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर pi minus alpha, alpha की जगह फिर से हम लोग पुट कर देंगे pi by 4, तो यहाँ पे हमको कैलकुलेट करके मिलेगा -3 pi by 4. नाउ आर्गुमेंट का वैल्यू हम 5 pi by 4 भी दे सकते हैं या फिर -3 pi by 4 भी दे सकते हैं, बट इन दोनों में से प्रिंसिपल आर्गुमेंट कौन होगा? तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा -3 pi by 4, because -3 pi by 4 lies between -1 pi and +1 pi, because 3 by 4 का वैल्यू 0.75 होगा, तो -0.75 pi will obviously lie between -1 pi and +1 pi, तो इसलिए this would be the principal argument. जबकि 5 by 4 का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है, तो 5 pi by 4 will exceed pi, and that is why it will not be the principal argument. अब fourth example, 1 minus I, x का वैल्यू होगा 1, y का वैल्यू -1, because real part is 1 and imaginary part is -1, it will be represented by the point 1, -1, that means in the fourth quadrant, x positive and y negative. Again यहाँ पे हम लोग अल्फा कैलकुलेट करेंगे तो pi by 4 ही आएगा. थीटा कैलकुलेट करेंगे तो थीटा कैन बी कैलकुलेटेड as 2 pi minus alpha. So if we calculate it in that way, we would get 2 pi minus pi by 4, that is 7 pi by 4. Otherwise, we can also take it from the x-axis in the clockwise direction. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो फिर हमको अल्फा का ही वैल्यू लेना पड़ेगा एज द आर्गुमेंट, दैट इज pi by 4, बिकॉज इतना एंगल pi by 4 ही है द वैल्यू ऑफ अल्फा, बट बिकॉज वी आर गोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी विल हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन. सो -pi by 4 विल बी द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अब आर्गुमेंट ऑफ z की कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं. सबसे पहला प्रॉपर्टी, आर्गुमेंट ऑफ z इज नॉट डिफाइंड इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 0, यानी कि z इक्वल टू 0 के लिए आर्गुमेंट ऑफ z डिफाइंड नहीं है. उसके बाद आर्गुमेंट ऑफ z1 z2, दैट मींस अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 मल्टीप्लाइड हो तो फिर उनका जो आर्गुमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल आर्गुमेंट्स, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2. इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करके हम ये भी बोल सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 डॉट 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 zn, यानी कि अगर n नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो उन लोग का जो आर्गुमेंट होगा ओवरऑल प्रोडक्ट का आर्गुमेंट दैट विल बी द सम ऑफ द इंडिविजुअल आर्गुमेंट्स, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस डॉट 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 आर्गुमेंट ऑफ zn. अगेन इस कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सटेंड करके अगर हम ये बोलें कि z1 z2 zn सब इक्वल है एंड दे आर ऑल इक्वल टू z, देन आर्गुमेंट ऑफ z1 डॉट z2 डॉट 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 zn वो बन जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z टू द पावर n, एंड दैट विल बी इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z डॉट 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 n टाइम्स. सो आर्गुमेंट ऑफ z टू द पावर n विल बी n आर्गुमेंट ऑफ z. ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, यूज आता है काफी. उसके बाद आर्गुमेंट ऑफ z1 बाय z2, अगर z1 बाय z2 यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर डिवीजन में है तो फिर उन लोगों का ओवरऑल आर्गुमेंट होगा आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2. उसके बाद आर्गुमेंट ऑफ z बार, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसके कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट यानी कि z बार का आर्गुमेंट होगा 2n pi, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ pi माइनस आर्गुमेंट ऑफ z. अब बात करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में. तो सबसे पहला बात है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हम लोग किस तरह से निकालेंगे. हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं x क्यूब इक्वल टू 1. x क्यूब इक्वल टू 1, इस इक्वेशन में अगर हम 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं तो हमको मिलेगा x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0. नाउ ये एक क्यूबिक इक्वेशन है और यहाँ पे x का ऑब्वियसली 3 वैल्यूज होगा, दैट मींस 3 रूट्स होगा इस इक्वेशन का, बिकॉज इस इक्वेशन का डिग्री 3 है, दैट मींस x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है. इसका मतलब कि 3 क्यूब रूट्स होगा 1 का. एक वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है दैट इज x इक्वल टू 1. अगर x की जगह पे 1 बैठाएंगे तो 1 क्यूब इक्वल टू 1 आएगा, व्हिच इज एन आइडेंटिटी, मतलब कि 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा. तो इसका मतलब है कि 3 क्यूब रूट्स में से एक क्यूब रूट जो है यूनिटी का वो 1 ही है. वैसे यहाँ पे यूनिटी का मतलब भी 1 है, क्यूब 1 का हम लोग तीनों क्यूब रूट्स निकाल रहे हैं, दैट इज व्हाई टॉपिक का नाम है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. सो x क्यूब इक्वल टू 1, x का यहाँ पे 3 वैल्यूज होगा, 3 रूट्स होगा इस इक्वेशन का, बिकॉज x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 इज अ क्यूबिक इक्वेशन. अब यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे टू फैक्टराइज द एक्सप्रेशन x क्यूब माइनस 1. x क्यूब माइनस 1 को हम लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हैं एज x क्यूब माइनस 1 क्यूब,
सो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया, इसलिए अब यहां पे हम लोग इसको लिख सकते हैं एज x माइनस वन। यहां पे इस एक्सप्रेशन को अगर कंपेयर करेंगे तो फिर a के जगह पे x होगा और b के जगह पे 1। सो x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू वन दैट इज x प्लस वन इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास जीरो प्रोडक्ट रूल को यूज करके दो अल्टरनेटिव्स आते हैं, या तो x माइनस वन इक्वल टू 0 जिससे हम लोग को वही ऑब्वियस क्यूब रूट x इक्वल टू 1 मिलेगा जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, या फिर हमको मिलेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस वन इक्वल टू 0। नाउ अगर आपको याद होगा तो वीडियो के बिगिनिंग में ही हमने ये डिस्कस किया था इस सीरीज के बिगिनिंग में कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के क्या रूट्स होंगे, एंड वहीं से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था। तो इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो दो रूट्स हमारे पास आए थे, एक था माइनस हाफ प्लस रूट 3/2i और एक माइनस हाफ माइनस रूट 3/2i। ये दोनों है बाकी के वैल्यूज x के जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमारे पास तीन वैल्यूज टोटली आए हैं, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस हाफ प्लस रूट 3/2i एंड x इक्वल टू माइनस हाफ माइनस रूट 3/2i। ये तीनों वैल्यूज हम लोग को इस इक्वेशन को सॉल्व करके मिले। सो दीज आर द थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जिसमें कि दिस इज द ओनली रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड दीज टू आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बिकॉज ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। यहां पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ये दोनों कॉन्जुगेट नंबर्स है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, दैट मींस a प्लस ib इंटू a माइनस ib, रियल पार्ट प्लस i इंटू इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट माइनस i इंटू इमेजिनरी पार्ट, जहां पे रियल पार्ट है माइनस हाफ और इमेजिनरी पार्ट है माइनस रूट 3/2। हम लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये दोनों कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, एक है माइनस हाफ प्लस रूट 3/2 इंटू i और एक है माइनस हाफ माइनस रूट 3/2 इंटू i, दैट इज a प्लस ib एंड a माइनस ib। तो ये जो दोनों है इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इनको नाम दिया जाता है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इनको नाम दिया जाता है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों में से किसी को भी हम ओमेगा बोल सकते हैं, किसी को दूसरे वाले को तब हम बोलेंगे ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसा क्यों है? अगर ये ओमेगा है तो फिर ये ओमेगा स्क्वायर है, बिकॉज अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, अगर इसको ओमेगा पकड़ेंगे तो फिर ये आ जाएगा, इसलिए अगर ये ओमेगा पकड़ेंगे तो फिर ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर करने से ये आएगा और इसको स्क्वायर करने से ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे दे आर स्क्वायर्स ऑफ ईच अदर। सो अभी तक हमने दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का ऑब्जर्व किया, एक है कि दे आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर एज वेल एज दे आर स्क्वायर्स ऑफ ईच अदर। एक और प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे देख करके ही निकाल सकते हैं, वो ये है कि अगर तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 1 माइनस हाफ एंड प्लस रूट 3/2i एंड माइनस रूट 3/2i विल गेट कैंसिल आउट। 1 माइनस हाफ भी कैलकुलेट करके 0 आएगा, तो इसका मतलब है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सो अभी तक हमने ये दो प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया है, और तीसरा प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस किया है वो है स्क्वायर। अब हम लोग सही में ये देख लेते हैं कि इसको स्क्वायर करने से हम लोग को ये वाला मिलता है कि नहीं। तो माइनस हाफ प्लस रूट 3/2i का स्क्वायर अगर करेंगे, माइनस हाफ प्लस रूट 3/2i इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस हाफ इंटू रूट 3/2i प्लस रूट 3/2i होल स्क्वायर। यहां पे हमको मिलेगा 1/4, यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा एक 2 और एक 2, और यहां पे हमको मिलेगा माइनस रूट 3i/2 एंड यहां हमको मिलेगा प्लस रूट 3 स्क्वायर मतलब 3, 2 स्क्वायर मतलब 4, 3/4i स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो वो हो जाएगा -3/4। Now 1/4 minus 3/4 मतलब -2/4, that is minus half। तो ये हमको मिलेगा माइनस हाफ माइनस रूट 3i/2 which is nothing but this complex number। तो इसीलिए अगर ये ओमेगा है तो फिर ये ओमेगा स्क्वायर, और अगर इसको स्क्वायर करके देखेंगे तो वापस हमको यही मिलेगा। सो वेरी स्पेशल प्रॉपर्टीज है एंड वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। उसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर आल्सो रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। ये हम लोग किस तरह से प्रूव करेंगे? तो हम लोग ये जानते हैं कि x क्यूब इक्वल टू 1 हमारा पेरेंट इक्वेशन था एंड उसका एक रूट है ओमेगा, दैट मींस वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ x जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है वो है ओमेगा। तो x की जगह हम उसको पुट कर सकते हैं। x क्यूब इक्वल टू 1 की जगह अगर हम ओमेगा को पुट करते हैं x की जगह तो हमको मिलेगा ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। नाउ वी नो दैट ओमेगा क्यूब कैन बी रिटन एज ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इससे हम लोग को ये मिलता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा।
तो ये दोनों ही रूट्स जो है वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ओमेगा स्क्वायर इज 1 बाई ओमेगा एंड ओमेगा इज 1 बाई ओमेगा स्क्वायर। एक्चुअली भी अगर हम इनको रेसिप्रोकल करके कैलकुलेट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मेथड से तो फिर हमको ये मिल जाएगा कि बोथ दीज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे बहुत ही स्पेशल ये दोनों नंबर्स है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी है, एक दूसरे के स्क्वायर भी है और एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी है। नाउ एक और बात यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है नोट करने की, वो ये है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो यहाँ पे हमको दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स मिल रहे हैं और एक रियल रूट मिल रहा है। किसी भी इक्वेशन में, वैसे ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का पार्ट है कि किसी भी इक्वेशन में अगर कोएफिशिएंट्स रियल होते हैं, दैट मींस x के टर्म्स के सामने वाले जो नंबर्स है वो अगर रियल नंबर्स है एंड लास्ट में भी जो कांस्टेंट टर्म है वो अगर रियल है, तब फिर हम लोग को हमेशा उस इक्वेशन के रूट्स में अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे तो फिर वो कॉन्जुगेट पेयर्स में ही मिलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जब हम लोग को ऑलरेडी पता है कि x क्यूब इक्वल टू 1 में x इक्वल टू 1 एक रियल रूट है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तब बाकी दोनों या तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स ही हो सकते थे या फिर बाकी दोनों रियल रूट्स होते। तो अगर बाकी दोनों में से एक रूट कॉम्प्लेक्स रूट आएगा तो नेचुरली दूसरा वाला उसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट ही होगा। इससे ये हम लोग यूज कर सकते हैं टू गेस द नंबर ऑफ रियल रूट्स एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स इन एन इक्वेशन। अब अगर इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यानी कि तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पे प्लॉट करते हैं तो फिर देखते हैं किस तरह का फिगर हमको मिलता है। सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी कि 1 को ऑब्वियसली वी कैन एक्सप्रेस एज 1 प्लस i into 0, सो 1,0 से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। माइनस हाफ प्लस रूट 3 बाई 2i इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एज माइनस हाफ कमा रूट 3 बाई 2 यहाँ पे, एंड माइनस हाफ माइनस रूट 3 बाई 2i को रिप्रेजेंट करेंगे एज माइनस हाफ कमा माइनस रूट 3 बाई 2। तो ये तीनों को अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पे प्लॉट करते हैं तो फिर हमको इस तरह का फिगर मिल रहा है, दैट मींस एक ट्रायंगल मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम तीनों के बीच के डिस्टेंसेस को अगर कैलकुलेट करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला तो फिर हमको मिलेगा कि ये तीनों डिस्टेंसेस जो है वो इक्वल है। सो ये तीनों डिस्टेंसेस हमको इक्वल मिलेंगे एंड दैट मींस दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो 1 omega and omega square, the three cube roots of unity form an equilateral triangle on the complex plane. So to summarize the properties of cube roots of unity, the complex cube roots of unity omega and omega square are conjugates, squares as well as reciprocals of each other. 1 plus omega square, that means the sum of the roots of the equation, yani ki the sum of the cube roots of unity is 0 and they form an equilateral triangle on the complex plane as can be seen here. Hello students and welcome to my channel. This channel is dedicated to all those students looking for some guidance in secondary and higher secondary level mathematics. Do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon to get notified on the latest upload. Do not forget to like and share the video. Please do leave a comment describing what you like in the video. Suggestions on topics for future videos are also welcome. For more study materials and tests, download the Keshav's Classes app. Link is given in the description box. Questions show that complex number z satisfying the equation argument of z minus 1 by z plus 1 equal to pi by 4 lies on a circle. मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है z जिसका z minus 1 by z plus 1, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर z ऐसा होगा कि z minus 1 by z plus 1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो निकालने से उसका आर्गुमेंट इक्वल टू पाई बाई 4 आएगा, तब z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक सर्कल का पाथ ट्रेस करेगा। मतलब कि अंडर दिस कंडीशन कि z minus 1 by z plus 1 का आर्गुमेंट पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री हो, z जो है जो पाथ ट्रेस करेगा आपके लिए वो एक सर्कल होगा। ये लोकस ये टाइप का हिसाब है। लोकस का मतलब होता है द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ मूविंग पॉइंट, मतलब जो पाथ एक मूविंग पॉइंट ट्रेस करता है अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस। यहाँ पे कंडीशन ये है, इसके अंडर पे z मतलब ये x, y वाला जो पॉइंट है जो ये पाथ ट्रेस करेगा वो सर्कल बनेगा। ये हम लोग को प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? z इज इक्वल टू x प्लस i पहले ले लेंगे एज यूजुअल, उसके बाद z माइनस 1 बाई z प्लस 1 निकालेंगे, ये हो जाएगा x प्लस i y माइनस 1 बाई x प्लस i y प्लस 1। तो ये फिर हो जाएगा x प्लस, इसको हम ऐसे रियल इमेजिनरी के हिसाब से करेंगे अब x माइनस 1 रियल पार्ट प्लस i y इमेजिनरी पार्ट बाई x प्लस 1 प्लस i y, एंड इसको हम अब रैशनलाइज के हिसाब से करेंगे, दैट मींस x प्लस 1 माइनस i y से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऊपर वाले को भी फिर हम x प्लस 1 माइनस i y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर यहां पे हमको क्या मिलेगा? यहां पे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 रियल पार्ट में आएगा और प्लस आई वाई इंटू माइनस आई वाई मतलब माइनस आई स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, प्लस आई वाई इंटू माइनस आई वाई माइनस आई स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ये आएगा। ये रियल पार्ट में होगा बिकॉज आई स्क्वेयर तो माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस 1 मतलब ये अल्टीमेटली प्लस
वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हम लोग का रियल पार्ट हो गया। और x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो अल्टीमेटली ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, आई वाई प्लस आई वाई इंटू एक्स प्लस वन, एक ये होगा, माइनस आई वाई इंटू एक्स माइनस वन ये एक होगा। ये न्यूमरेटर का रियल और इमेजिनरी पार्ट है। नीचे ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, z इंटू जेड बार ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। अब इसको यहां पे अगर हम समराइज करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, एंड यहां पे हो जाएगा प्लस आई, टेक कॉमन, y इंटू एक्स प्लस वन माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वन होल डिवाइड बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन प्लस आई इंटू यहाँ पे आ जाएगा वाई एक्स प्लस वाई माइनस वाई एक्स अगेन प्लस वाई, वाई एक्स माइनस वाई एक्स कैंसिल, बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द रियल पार्ट, क्योंकि अब अलग अलग भी हमको करना है, प्लस आई इंटू यहां रह जाएगा टू वाई, वाई प्लस वाई टू वाई बाई दिस अगेन, क्योंकि अब हम फ्रैक्शन को अलग अलग कर रहे हैं, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए प्लस आई इंटू बी, ए प्लस आई बी रियल पार्ट प्लस आई इंटू इमेजिनरी पार्ट। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल फॉर्म ऑफ z माइनस वन बाई जेड प्लस वन। इसका आर्गुमेंट अब हम निकालेंगे। तो इसका आर्गुमेंट हम निकालेंगे, आर्गुमेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस वन बाई जेड प्लस वन मतलब tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, ये तो हमको उस डायग्राम से ही पता है, ये थीटा ये वाई और ये एक्स, tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स मतलब इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर था x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट। सो यहां पे भी वही है, इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट। तो अब यहाँ पे एक्चुअली क्योंकि ये आर्गुमेंट ऑफ z माइनस वन बाई जेड प्लस वन को हमने थीटा लिया है, तो tan थीटा जो होगा वो y बाई एक्स होगा, मतलब y हो जाएगा यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस थिंग z माइनस वन बाई जेड प्लस वन बाई रियल पार्ट ऑफ z माइनस वन बाई जेड प्लस वन, बिकॉज हमने इसी कॉम्प्लेक्स नंबर z माइनस वन बाई जेड प्लस वन के आर्ग्यूमेंट को थीटा लिया है, जो एंगल ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहे हैं, एंड tan थीटा जो होता है y बाई एक्स होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर बाई रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो tan पाई बाई फोर, क्योंकि पाई बाई फोर ही इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस वन बाई जेड प्लस वन इक्वल टू पाई बाई फोर क्वेश्चन में ही दिया है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z माइनस वन बाई जेड प्लस वन इज दिस, जो i के बाद वाला पार्ट है, टू वाई बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई रियल पार्ट इज दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कट जाएगा, यहां पे आएगा टू वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, ये हम लोग का इक्वेशन वन। नाउ tan पाई बाई फोर पाई की जगह 180 डालो तो 180 बाई फोर मतलब 45 डिग्री, tan 45 डिग्री होता है 1, सो 1 इक्वल टू दिस 2y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पे होगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इधर आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 2y हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई इक्वल टू वन। अब ऐसा कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई के साथ एक प्लस वन लेंगे और एक माइनस वन भी लेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो हम एक प्लस वन माइनस वन ले ही सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन, ये बन जाएगा वाई माइनस वन होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर
माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 2y प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1, ये -1 को फिर उधर डाल देंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब ये हमने क्यों किया, बिकॉज एक सर्कल का इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू उसका रेडियस का स्क्वायर, वेयर a कॉमा b इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट मतलब x और इमेजिनरी पार्ट मतलब y, z का अल्टीमेटली हमको प्रूव करना था कि z एक सर्कल बना रहा है, z जिस तरह से मूव करेगा वो एक सर्कल बनेगा। तो z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट x और इमेजिनरी पार्ट y अल्टीमेटली एक ऐसा इक्वेशन हमको दिया जो सर्कल का इक्वेशन है। तो बिकॉज यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे तो हम एक्स स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 0 होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से अगर कंपेयर करेंगे तो इस सर्कल का सेंटर है 0,1 क्योंकि इसका सेंटर है a, b। ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। और रेडियस जो है उसको भी 2 को हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब इस सर्कल का रेडियस है √2 यूनिट्स। तो ये सर्कल का इक्वेशन आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट को इन्वॉल्व करके। दैट मींस कि हमारा ये प्रूव हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट लाइज ऑन अ सर्कल।